वेलकम टू स्टडी को वसीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल राइट क्या होता है, लीगल राइट की थियोरीज क्या हैं, लीगल राइट के एसेंशियल एलिमेंट्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे राइट एंड ड्यूटीज में जो रिलेशन होता है वो। जूरिस्प्रूडेंस की अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए तो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस का पीडीएफ नोट चाहिए तो उसके बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। आज का वीडियो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर और एमसीक्यू टाइप पेपर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिफरेंट राइटर ने लीगल राइट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कुछ लीगल राइट को इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हैं और कुछ विल के कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग दो थियोरीज हैं, एक है आपका विल थियोरी, एक है इंटरेस्ट थियोरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विल थियोरी की, तो विल थियोरी के तहत ये माना जाता है कि जो राइट होता है वो ह्यूमन विल का बहुत ही इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, इनहेरेंट एट्रीब्यूट होता है। और जो राइट होता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो डिराइव होता है कहां से? फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन विल। और जो राइट है वो तो विल है एक इंडिविजुअल की, और जो लॉ होता है उसका पर्पस होता है फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन विल को अलाउ करना, प्रमोट करना, इनकरेज करना। बेसिकली इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे हीगल, कांट, ह्यूम, ऑस्टिन, हॉलैंड, पोलक। फ्रेंच जूरिस्ट जॉन लॉक का मानना था कि जो बेसिस होता है ना लीगल राइट का, वो इंडिविजुअल की विल होती है। और इस विल थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया कहां पर? जर्मन में। ऑस्टिन का कहना है कि एक पर्सन के पास, एक पार्टी के पास इसलिए ही राइट होते हैं क्योंकि जो अदर लोग होते हैं वो उस राइट के संबंध में कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए बाय लॉ क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, बाध्य होते हैं। दैट्स वाई किसी भी पर्सन के पास क्या होता है? राइट होता है। हॉलैंड का ये कहना है कि जो लीगल राइट होता है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर रिसाइड कर रही एक तरह की कैपेसिटी होती है, जिस कैपेसिटी के थ्रू वो ह्यूमन बीइंग, वो मैन क्या कर सकता है? विद द एसेंट ऑफ स्टेट या फिर विद द असिस्टेंस ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की मशीनरी के थ्रू अदर के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, तो हम स्टेट की असिस्टेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने इस राइट को अदर्स के द्वारा इन्फ्रिंज होने से रोक सकते हैं। और पॉलक का ये कहना है कि जो राइट होता है वो क्या है? एक तरह का फ्रीडम है जो कि बाय लॉ अलाउ किया गया है, या फिर एक तरह की पावर होती है जो बाय लॉ क्या की गई है? कन्फर की गई है। होम्स का कहना है कि लीगल राइट कुछ भी नहीं है, जस्ट अ परमिशन है टू एक्सरसाइज सर्टेन नेचुरल पावर्स, और वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर रहते हुए, टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन और कंपनसेशन बाय द एड ऑफ पब्लिक सर्विस। तो ये सारी जो भी डेफिनेशंस थी ये विल के कंटेक्स्ट में थी। और जो अभी हमने विल थ्योरी डिस्कस की थी, इसको अगर हम क्रिटिसाइज करें तो डिग्गिट, जो एक सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है जिन्होंने सोशल सॉलिडारिटी की थ्योरी दी, वो विल थ्योरी से डिसएग्री थे। डिग्गिट का ये कहना था कि जो विल होती है वो ना तो लीगल राइट का कोई इसेंशियल एलिमेंट होती है और ना ही लॉ का इसेंशियल एलिमेंट होती है, बल्कि इसेंशियल एलिमेंट कौन होता है? इसेंशियल एलिमेंट होता है सोशल सॉलिडारिटी। तो इस तरह से जो विल थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन है, इसका कोई फंक्शनल स्कोप नहीं है। दूसरी थ्योरी है इंटरेस्ट थ्योरी, जो कि जर्मन जूरिस्ट रुडोल्फ वॉन जेहरिंग ने दी थी। इनका कहीं कहीं पर नाम एहरिंग भी लिखा रहता है। तो बेसिकली इनका कहना था कि जो लीगल राइट होता है वो होता है लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, यानी कि बाय द स्टेट इंटरेस्ट जो लीगली प्रोटेक्ट किया गया है वही क्या है? लीगल राइट है। और इंटरेस्ट को ये बेंथम की तरह ही क्या करते थे? डिफाइन करते थे। जैसे कि बेंथम ने इंटरेस्ट की डेफिनेशन दी, उसी तरीके से इन्होंने इंटरेस्ट को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट होता है परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। तो इस तरह से जो बेसिस होता है ना लीगल राइट का, वो होता है इंटरेस्ट, नॉट विल ऑफ द पर्सन। तो इस तरह से जो लॉ है वो क्या करता है? ह्यूमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और जो भी इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्लीन का ये मानना था कि जो इंटरेस्ट होता है वो बाय द स्टेट क्रिएट नहीं किया जाता है, ये अपने आप ही कम्युनिटी में, कम्युनिटी की जो लाइफ होती है, जो सोशल लाइफ होती है, उसमें एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट थ्योरी थी इसको
जेहरिंग के अलावा बकलैंड, एलन और सामंड भी सपोर्ट करते थे, लेकिन सामंड ये कहते थे कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि जो राइट है वो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, बल्कि हमें ये चीज भी ऐड करनी चाहिए कि वो बाय द स्टेट रिकॉग्नाइज भी होता है। हम सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बाय द स्टेट प्रोटेक्टेड है, बल्कि ये बाय द स्टेट रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। बट जेरिंग ने जो थ्योरी दी उसमें ये चीज लेक कर रही थी। क्या चीज लेक कर रही थी? इस थ्योरी के तहत कंप्लीटली स्टेट के द्वारा जो रिकॉग्निशन दिया जाता है उसको ओवरलुक किया गया था। यही चीज सामंड ने यहाँ पर क्रिटिसाइज की थी। तो इस तरह से सामंड का ये कहना था कि जो लीगल राइट होता है वो एक इंटरेस्ट होता है जो कि बाय द रूल ऑफ जस्टिस, बाय द स्टेट रिकॉग्नाइज होता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। बकलैंड का ये कहना था कि लीगल राइट क्या है, एक इंटरेस्ट है या फिर एक तरह का एक्सपेक्टेशन है जिसकी बाय द लॉ हमें गारंटी मिलती है। ग्रे का ये कहना था कि जो राइट होता है वो अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि जो सिक्योर्ड इंटरेस्ट होता है उसको एंजॉय करने का मीन्स होता है राइट, साधन होता है राइट। रोस्को पाउंड ने भी लीगल राइट को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो लीगल राइट होता है वो एक तरह का इंटरेस्ट होता है जो बाय द लॉ सिक्योर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये एक रिकॉग्नाइज क्लेम है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, अदर्स को, इसलिए ताकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो इफेक्ट में आए, क्या कर सकते हैं, अदर्स को हम कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक तरह का कैपेसिटी होता है जिससे हम और राइट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टेंस में है राइट उनको अल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट क्या किया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करके राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट का दर्जा दे दिया। तो इस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी का जो स्टेटस था वो फंडामेंटल राइट से हटके लीगल राइट का स्टेटस हो गया। तो ये बदलाव किया किसने, पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट के अंदर कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी भी क्या है, पार्लियामेंट का एक राइट है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लीगल राइट होते हैं ये प्रिविलेजेस होती हैं या फिर ये लिबर्टीज होते हैं। तो काफी सारी चीजें रोस्को पाउंड ने लीगल राइट के बारे में कही। अब यहाँ पर लीगल राइट के एसेंशियल एलिमेंट अगर हम देखें तो सामंड ने 5 एसेंशियल एलिमेंट बताए हैं लीगल राइट के। सबसे पहला है द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, जिसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं राइट का, और उसको हम ऑनर भी कह सकते हैं राइट का। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए जिसको हम कह रहे हैं कि राइट का ऑनर है, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर राइट क्या है, निहित है, क्योंकि बिना ऑनर के, बिना सब्जेक्ट के कोई लीगल राइट नहीं हो सकता है। सेकंड एलिमेंट है द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी। इट मींस जिसके अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है, लीगल राइट मिल रहा है, यानी जिसकी ड्यूटी बन रही है कि वो हमारे लीगल राइट का रेस्पेक्ट करे, उसको इन्फ्रिंज ना करे, उसको हम कहेंगे पर्सन ऑफ इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दो पर्सन है, ए के पास कोई पर्टिकुलर राइट है बी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर जिसके पास राइट है वो कहलाएगा पर्सन ऑफ इनहेरेंस, और जिसके अगेंस्ट राइट है यानी बी के अगेंस्ट राइट है तो बी कहलाएगा पर्सन ऑफ इंसिडेंस, जो कि होगा सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, जिसको ए का लीगल राइट क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ए के लीगल राइट का। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंटेंट ऑफ राइट, जिसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं राइट का। ये कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई ओमिशन भी हो सकता है, जिसको करने के लिए या फिर ना करने के लिए पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बाउंड होता है इन फेवर ऑफ पर्सन ऑफ इनहेरेंस। यानी कि अगर आप एग्जांपल लें सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी का, वहां पर एक पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको राइट होता है कि जो पुलिस अरेस्ट उसको कर रही है वो उसको बताए कि किस ग्राउंड पर वो उसको अरेस्ट कर रही है और क्या वो व्यक्ति बेल के लिए एलिजिबल है, ये भी उसको बताए। तो यहाँ पर पर्सन ऑफ इनहेरेंस कौन हुआ, वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, और पर्सन ऑफ इंसिडेंस कौन हुआ, पुलिस जो उसको अरेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर पुलिस की क्या ड्यूटी बन रही है कि वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस को, यानी कि उस व्यक्ति को जिसको वो अरेस्ट कर रही है, ये बताए कि वो उसको क्यों अरेस्ट कर रही है और क्या वह व्यक्ति बेल के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर ये एक्ट जो है पुलिस का, जिसको करने के लिए पुलिस बाउंड है, क्या कहलाएगा, कंटेंट ऑफ राइट कहलाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, जिसको हम राइट का सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं, यानी कि वो चीज जिसके ऊपर राइट एक्सरसाइज किया जाना है। वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, गुडविल हो सकती है, आपकी मनी वगैरह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाउस है या फिर कोई लैंड है, तो उसके संबंध में काफी सारे राइट होते हैं जो आपके पास होंगे, लाइक राइट टू सेल, जो कि आपके पास किसके ऊपर है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी क्या हुई, आपकी प्रॉपर्टी हुई ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है टाइटल ऑफ द राइट। कोई भी राइट अगर होता है उसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सेल, राइट टू इक्वालिटी और काफी सारे राइट। तो इस तरह से हर एक राइट का कोई पर्टिकुलर टाइटल होना चाहिए।
तो ये सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट होते हैं लीगल राइट के। नेक्स्टली ये सवाल आता है कि जो लीगल राइट होता है और जो लीगल ड्यूटीज होती है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये एक दूसरे से, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। दोनों में ही बॉन्ड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व होता है, जिसके परफॉर्मेंस के लिए दो या दो से ज्यादा लोग क्या होते हैं, एक साथ बाउंड होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी राइट बिना ड्यूटी के नहीं हो सकता है, उसी तरीके से कोई भी ड्यूटी बिना राइट के नहीं हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है जैसे हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होता है, फादर चाइल्ड से रिलेटेड होता है। यानी कि जैसे हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं हो सकती, वाइफ के बिना हस्बैंड नहीं हो सकता, फादर के बिना चाइल्ड नहीं हो सकता, चाइल्ड के बिना फादर नहीं हो सकता, उसी तरीके से राइट के बिना ड्यूटी नहीं हो सकती, ड्यूटी के बिना राइट नहीं हो सकता। और इसी व्यू को सामंड भी फॉलो करते हैं। सामंड का भी यही मानना है कि राइट एंड ड्यूटी आपस में कोरिलेटिव होते हैं। इफ देयर आर ड्यूटी टुवर्ड्स द पब्लिक, देयर आर राइट्स एज वेल। देयर कैन बी नो ड्यूटी अनलेस देयर इज समवन टू whom इट इज क्लेम्ड। लेकिन जो हमारे अस्टिन है उनका दिमाग अलग ही चलता है। उनका कहना है कि जो ड्यूटीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रिलेटिव ड्यूटी, एक होती है एब्सोल्यूट ड्यूटी। सारी की सारी जो ड्यूटीज होती हैं वो राइट के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटिव ड्यूटी होती है वही राइट से कोरिलेट करती है। और रिलेटिव ड्यूटीज से इनका मतलब है वो ड्यूटीज जिनका पालन करने के लिए कोई पर्सन बाध्यकारी है, बाउंड है, बट वो ड्यूटीज उसके ऊपर किसी ने इम्पोज नहीं की है। तो फिर वो ड्यूटीज कहाँ से आई? वो ड्यूटीज आई आपस में कोई रिलेशन जब हम स्थापित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो तब हमारी कॉन्ट्रैक्ट की जो सेकंड पार्टी है जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट की है उसके साथ कुछ ड्यूटीज क्या हो जाएंगी, बंध जाएंगी, जिनका पालन करने के लिए हम क्या होंगे, बाउंड होंगे। और अगर उन ड्यूटीज का ब्रीच होता है तो तब हम इस चीज को कहेंगे कि सिविल इंजरी हुई है, जिसके बदले में रेमेडी वगैरह दी जाती है कंपनसेशन वगैरह के रूप में, या फिर जो इंजर्ड पर्सन है उसको जो इंजरी हुई है उसको रीएम्बर्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि जो रिलेटिव ड्यूटीज है वो किस तरह से राइट के साथ को रिलेटेड है। तो रिलेटेड वो इस तरह से है, मान लो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप दो पार्टीज हो गए कॉन्ट्रैक्ट की। तो आप दोनों में से कोई भी अगर अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा और जो पार्टी सफरर होगी उसको राइट मिलेगा कंपनसेशन का। तो इस तरह से ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ड्यूटीज की, जिनके बारे में अस्टिन का कहना है कि ये राइट के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होती हैं, तो बेसिकली ये जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज होती हैं ये चार तरह की होती है। पहली होती है ड्यूटीज टूवर्ड्स दोज हु आर नॉट ह्यूमन बीइंग, यानी कि उनके प्रति ड्यूटीज जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, जैसे कि गॉड वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गई। सेकेंडली वो ड्यूटीज जो इनडिटर्मिनेट पर्संस के प्रति होती है, जो पब्लिक एट लार्ज के प्रति होती है, जो कम्युनिटी के प्रति होती है, जो सोसाइटी के प्रति होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी नॉट टू कमिट न्यूसेंस, ड्यूटी नॉट टू कमिट पॉल्यूशन। नेक्स्ट है सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज, जो हमारी खुद के प्रति होती है कि हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसे कि सुसाइड वगैरह नहीं करेंगे, ड्रग वगैरह नहीं लेंगे, इंटॉक्सिकेटेड नहीं होंगे, शराब वगैरह नहीं पिएंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी टूवर्ड्स स्टेट, यानी कि जो सोवरेन होता है, जो स्टेट होता है, जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है उसके प्रति जो ड्यूटी होती है। तो ये चार ड्यूटीज है जिनको अस्टिन ने कहा एब्सोल्यूट ड्यूटी, और कहा कि ये राइट के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होती हैं। सीके एलन जो है वो अस्टिन के इस व्यू को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि जो स्टेट है जब वो सोवरेन कैरेक्टर को एज्यूम करता है और उसके बाद ड्यूटीज इंपोज करता है, तो वो ऐसी ड्यूटीज होती है जिनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ड्यूटीज, और उनका राइट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट कंपेल करता है चिल्ड्रन को कि वो स्कूल जाए, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाती है, लीकर की सेल पर प्रोहिबिशन लगाया जाता है। तो ये कुछ इस तरह की ड्यूटीज इंपोज की जाती हैं जिनका राइट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है, जो राइट के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होती हैं।
एलन का ये मानना है कि क्रिमिनल लॉ के तहत जो ड्यूटीज इंपोज की जाती है वो होती है एब्सोल्यूट ड्यूटीज। तो जो भी व्यूज था अस्टिन का, उसको एलन तो सपोर्ट करते थे, बट मॉडर्न टाइम में अस्टिन की एब्सोल्यूट ड्यूटीज की जो थीसिस थी उनको रिजेक्ट किया गया। कीटन, सामंड, पोलक, पैटन, इन सब का ये कहना था कि जो राइट एंड ड्यूटीज हैं वो आपस में कोरिलेटेड है। ये अस्टिन के व्यू को रिजेक्ट करते थे। कीटन का ये मानना था कि राइट एंड ड्यूटीज दोनों ही कोरिलेटिव टर्म्स हैं, और सामंड ने तो ये तक कह दिया था कि कोई भी ड्यूटी किसी भी सर्कमस्टांसेस में एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो एक केस था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लीगल राइट होता है वो स्ट्रिक्टली कोरिलेटिव होता है लीगल ड्यूटीज के। लीगल राइट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो लीगल राइट होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं जो कि दूसरों पर ड्यूटीज इंपोज करके बाय द लॉ प्रोटेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट होता है इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल पावर ऑफ अनदर। इम्यूनिटी इज नो सब्जेक्शन एट ऑल। तो ये सब बातें इस पर्टिकुलर केस में कही गई थी। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट लीगल राइट। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जूरिस्प्रूडेंस की अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो वो एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस का पीडीएफ नोट चाहिए तो उसके बारे में भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।